हेलो दोस्तों। ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आपकी एसीएल सर्जरी हुई है और अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे खाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए जिससे कि मेरी रिकवरी फास्ट हो जाए? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों। ऑर्थोपेडिक्स और एसीएल के बारे में सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे लोग जो एसीएल सर्जरी करवा के जाते हैं वो, और जो काफ़ी सारे हज़ारों लोग व्हाट्सएप एसीएल हेल्प प्रोग्राम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मुझसे समय समय पे डाइट और न्यूट्रिशन की एडवाइस लेते रहते हैं। एसीएल, आपको पता ही है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जब किया जाता है तो एक सर्जरी है। हालांकि इसमें किसी प्रकार की कोई चीरा फाड़ी नहीं होती, बहुत ही छोटा लेजर ऑपरेशन होता है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है। तो इसका फ़र्क पड़ सकता है कि ऑपरेशन के पश्चात हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने में ली जाने वाली हर चीज़, हर डाइट का जो पार्ट है वो हमारे को योगदान देता है एसीएल की जल्दी रिकवरी के बारे में। इसके साथ ही समय समय पर गांव वालों में कई तरह के अंधविश्वास भी हैं, जिसकी वजह से कि वो काफ़ी सारी चीज़ें खाना छोड़ सकते हैं जो वास्तव में ज़रूरी होती है। तो क्या एसीएल में वास्तव में डाइट का क्या फ़र्क पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी नहीं खानी चाहिए, ये वीडियो मैं आपको इसी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ऑपरेशन के अगले दिन से ही पेशेंट चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, तो हम चाहते हैं कि पेशेंट की अचानक से कोई कमजोरी ना आ जाए। पेशेंट को हम लोग 4 तरह की दवाइयाँ लिखते हैं: एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर, एक बी कॉम्प्लेक्स और एक एसिडिटी की दवाई। ये सारी दवाइयाँ पेशेंट को लेनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग, पेशेंट अपनी दवाइयाँ अपने मन से ही छोड़ देते हैं ये कह के कि सर मेरे को तो कोई पेन नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर आप पेन किलर नहीं लेते, वो दवाई नहीं लेते, तो उससे इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बढ़ती है और आपको घुटना बेंड करने में दिक्कत आ सकती है। अब खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे मैंने देखा है जो पेशेंट मेरे पास बिहार पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रचलित है कि चावल नहीं खाने देने का है, या दही नहीं खाना है, या फिर मछली खाना अलाउ नहीं है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा किसी भी प्रकार का परहेज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई आपको परहेज नहीं है। खास करके ऐसी डाइट जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, वो आपको खानी चाहिए। प्रोटीन के अधिक मात्रा वाले तत्व कौन कौन से हैं? अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें तो ये हो सकते हैं अंडा, चिकन, फिशेस, या मछली जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, ये सब आप खा सकते हैं। अब इस जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो वेजिटेरियन लोग परेशान हो जाते हैं। उनके मन में घबराहट सी हो जाती है कि सर हम तो शाकाहारी लोग हैं, तो क्या हमारे पास प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है, या क्या हमें अंडे खाना स्टार्ट कर देना चाहिए इसलिए कि हमने एसीएल सर्जरी कराई है? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप सोयाबीन ले सकते हैं, अंकुरित दाने ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन और चने का आटा मिक्स करके उससे रोटियां बना सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत थॉट है जो लोगों के अंदर मौजूद है कि सिर्फ नॉन वेज फूड में ही प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप देखें तो दुनिया में जो सबसे ताकतवर 3 जानवर हैं, जैसे कि आप देखिए, एक बैल है, या फिर एक हाथी है, या एक जिराफ है। इस प्रकार के जो ताकतवर जानवर हैं वो बिल्कुल वेजिटेरियन जानवर हैं। तो जब इस प्रकार से जंगल में जानवर घास और पात खाकर भी इतनी ज़बरदस्त ताकत अर्जित कर सकते हैं, इतनी बॉडी बना सकते हैं, तो फिर नॉन वेजिटेरियन फूड के ही भरोसे रहने की क्या ज़रूरत है? आप भी वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं। बल्कि जब मैं अमेरिका में था, अब जब मैं जर्मनी में था और साउथ कोरिया में था, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पर अब नॉन वेजिटेरियन लोग भी वेजिटेरियन फूड की तरफ अग्रसर हो रहे थे। तो ये दोनों आपकी चॉइस है, पर किसी प्रकार का आपको परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो वाइट चिकन, फिश, अंडे खा सकते हैं। अगर आप वो नहीं खाना चाहते और वेजिटेरियन हैं, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करूँगा कि आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप अंकुरित चने ले सकते हैं, आप तरह तरह की दालें ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, इस प्रकार का दूध ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुतायत से होती है। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी सारे लोग मुझसे फूड सप्लीमेंट्स के बारे में भी पूछते हैं कि सर हमको, हमारे जो जिम ट्रेनर हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उसने कुछ वे प्रोटीन बताया है, तो क्या मुझे लेना चाहिए? दोस्तों, मैं इस प्रकार के महंगे आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट में रहता हूँ। इस प्रकार के जो सप्लीमेंट्स होते हैं दोस्तों, वो हमारे बॉडी के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब ही करते हैं। हो सकता है इनको लेने से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाए और नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। विटामिन की जहाँ तक बात है, B12 और विटामिन D3 आप ले सकते हैं, जिसके बारे में कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप एसीएल हेल्प प्रोग्राम से हमसे राय ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग दोस्तों की कई तरह की जो बड़ी अमेरिकन कंपनियां हैं, उसके महंगे महंगे प्रोटीन जो ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं नहीं चाहता कि आप उस तरह के प्रोटीन खाकर अपने शरीर को ख़राब करें। उससे फ़ायदे की जगह नुकसान होने के चांसेस भी हो सकते हैं।
काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी जानना चाहते हैं कि सर कैल्शियम हमें कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों कैल्शियम का जो मैंने अपनी 15 साल की जो रिसर्च की है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि कैल्शियम के साथ अगर सीसस क्वाड्रेंगुलरिस को जोड़ दिया जाए तो एसीएल की रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस टैबलेट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सीसस क्वाड्रेंगुलरिस और कैल्शियम का जो कॉम्बिनेशन है इसकी रिसर्च कैसे हुई थी कि जब साइंटिस्ट ने देखा कि जंगल में जब किसी भी जानवर को कोई चोट लगती थी जैसे कि बकरी या भेड़ पहाड़ से फिसल जाते थे तो वो जाके एक पेड़ की जड़ी बूटियां खाना शुरू कर देते थे और उससे उनके अंदर काफ़ी जल्दी रिकवरी हो जाती थी। जब उन्होंने उस रिसर्च की तो पता चला एक सॉल्ट का जिसका नाम है सीसस क्वाड्रेंगुलरिस, जिसे ऑर्थोपेडिक्स में बहुतायत से यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर के पेशेंट्स में। अब एसीएल में इसकी क्या उपयोगिता है? जो दोस्तों हम एसीएल में ग्राफ्ट डालते हैं उसका बोन से जो इंटीग्रेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बोन की ग्रोथ और टेंडन की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो इसमें ये दवाई महत्वपूर्ण हो सकती है जिसे आप हमसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी न्यूट्रिशन के बारे में। एक बात मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कि अंधविश्वास में आके किसी भी प्रकार का खट्टा खाना या चावल छोड़ना या मछली छोड़ना ऐसा सही नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझसे घी के बारे में भी पूछते हैं दोस्तों। गाँव में ये सोच रहती है कि जैसे ही पेशेंट बीमार हुआ उसे ज़्यादा से ज़्यादा घी या कई तरह का नॉन वेजिटेरियन सूप या फिर हड्डी का सूप ये सब पिलाना चालू कर दिया जाता है। मुझे घी के बारे में थोड़ी आपत्ति इसलिए रहती है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, तो शुरू के 1.5-2 महीने घी को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर पेशेंट का वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से उसके एसीएल पे जोर भी पड़ सकता है और घी के खाने से थोड़ा बहुत वेट बढ़ने के चांसेस रहते ही हैं। शुगर के चीनी के खाने से भी वेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि घी और चीनी को थोड़ा अवॉइड ही किया जाए। इसी प्रकार से नॉन वेजिटेरियन कई तरह के जो सूप बाज़ार में मिलते हैं कि हड्डी का रस और ये सब अवेलेबल है, ये काफ़ी सारे अनहाइजेनिक हो सकते हैं जिससे आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके नेचुरल खाइए, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए और घर में बनी चीज़ों का ही सेवन करिए। अनावश्यक बाहर के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को हम लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी एसीएल के बाद क्या खाना पीना चाहिए उसके बारे में। दोस्तों एक बात मैं और आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको बता रहा था परसों की वीडियो में, अगर आपने देखा हो, कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ला रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं उस सरप्राइज़ को आपको रिवील करने वाला हूँ। ये सरप्राइज़ है एक बुक, जो बुक मैंने अपने 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे एसीएल के जो पेशेंट्स हैं वो क्या क्या सवाल जानना चाहते हैं उनके बारे में लिखी है। वैसे तो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे और वीडियोस पे अवेलेबल रहती है, लेकिन फिर भी अगर ये इन्फॉर्मेशन मैंने संक्षेप में बहुत ही सरल भाषा में लिखी है और इस बुक को हर आदमी को लेना चाहिए जिसे या तो एसीएल की प्रॉब्लम है या वो एसीएल की सर्जरी कराने वाला है या फिर उसने एसीएल की सर्जरी करवा ली है। इस बुक का जो चार्जेज है दोस्तों वो भी मैंने बहुत कम, सिर्फ 200 रुपीज़ रखा है। उसका मेरा मकसद यही है कि इस बुक को हर कोई पढ़ सके, एसीएल के बारे में सारी जानकारी ले सके। बहुत जल्दी इस बुक को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्च करूंगा और उसके बाद आप मार्केट से ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर मुझसे ये मंगा सकते हैं। ये हार्ड बुक नहीं होगी दोस्तों, ये ई बुक होगी, यानी कि इसको आप अपने मोबाइल में पढ़ पाएंगे। इसमें बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोज़ होंगी जिससे कि आप काफ़ी कुछ नॉलेज ले पाएंगे। इसमें मेरे सभी यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक रहेंगे जिन्हें देख देख के आप समय समय पर अपने मन में आने वाले हल्के से हल्के डाउट को भी क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों मेरा दावा है कि अब तक पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की कोई भी बुक नहीं है जो एसीएल के बारे में सभी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करती हो। यही नहीं, जो लोग मेरे से ये बुक लेंगे कभी भी उनके मन में अगर एसीएल के या मेरी बुक के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनकी भी ऑनलाइन हेल्प करूंगा। तो दोस्तों वेट कीजिए, बहुत जल्दी ये बुक मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। एसीएल के बारे में और भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों।